हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर रिवेन्यू रिकॉग्निशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि यहाँ पर मैं अलग अलग आपको चीजें समझाने वाली हूँ। यहाँ पर हमारे इंड एस 115 को भी मैं कवर कर लूंगी और AS9 को भी। तो ज्यादातर डिफरेंस तो नहीं होता है, यहाँ पर सिमिलर ही होती हैं चीजें। कुछ एक दो चीजें होगी तो वो आपको पता चल जाएंगी इस पूरी क्लास के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ में। और अगर आपने अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ठीक से नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छे से देख लेना। उसके बाद खुद से क्वेश्चंस को ना एक बार रीड करना, फिर सॉल्व करने की कोशिश करना। तो एक मॉक टेस्ट की तरह बन जाएगा जहां पर मैं आपको समझाऊंगी, तो शायद आपको आपकी गलतियां कहाँ होती हैं एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, वो भी समझ आ पाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? ये है आपका इंड AS 115। The core principles of revenue recognition relies on transfer of। तो यहाँ पर हमारे पास कोर प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कि आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल ऑफ द गुड्स और सर्विस टू द कस्टमर, फिजिकल पोजेशन ऑफ द एसेट, लीगल टाइटल ऑफ द एसेट, इनवॉइस एंड बिल ऑफ लीडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है आपका काम करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कंट्रोल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। देखो पहले हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या बोलता था कि हम ना रिकॉग्नाइज कब करेंगे रेवेन्यू को, जब सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड्स यहाँ पर ओनरशिप के ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या बताया था मैंने आपको कि मान लो सामान खराब हो जाता है, कोई गड़बड़ हो जाती है, वो भी, और इससे होने वाला प्रॉफिट भी हमारा आपका जब यहाँ पर ट्रांसफर हो गया तो हम बोलते हैं कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इंड AS 115 की, तो इंड AS 115 क्या कहता है? ये बोलता है कि एन एंटिटी, ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेस और द रेवेन्यू एज और व्हेन, जो एंटिटी है वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, की टर्म्स याद रखना, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को यहाँ पर क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। और ये सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? हम यहाँ पर एक प्रॉमिस्ड गुड्स को, जो हमने प्रॉमिस किए कि हम सेल करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, वो कस्टमर को दे देते हैं। और एक एसेट जब यहाँ पर ट्रांसफर होता है, ठीक है, और कस्टमर इसका कंट्रोल ले लेता है, जब कस्टमर का कंट्रोल आ जाता है, तब यहाँ पर हम बोलते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। आगे समझ में? तो कंट्रोल यहाँ पर आपका कीवर्ड बन जाता है। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करें तो ये आपका AS9 की बात हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पर कंट्रोल का एक्चुअली मीन क्या होता है? तो कंट्रोल का मतलब हो गया यहाँ पर कि एसेट को अगर डायरेक्ट यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पर सब्सटेंशियली जितनी भी रिमेनिंग बेनिफिट्स हैं, जैसे कैश फ्लोज हो सकते हैं, सेविंग्स हो सकती हैं, रीसेल वैल्यू हो सकती है, वो सब भी हमारे कस्टमर के पास चली जाती हैं। अगर कस्टमर का कंट्रोल है तो आप रेवेन्यू को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे, बुक कर लोगे। आगे समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो कंट्रोल है वही आपका कीवर्ड होगा, जिसमें कि हम यहाँ पर देखते हैं या तो फिजिकल पोजेशन हो गया या तो लीगल टाइटल हमें मिल गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों यहाँ पर आपके भी हो सकते हैं, लेकिन ये आप कोई एक यहाँ पर ऑप्शन में चूज नहीं कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बिल एंड होल्ड का। वैसे तो इस पर मैंने क्वेश्चन भी बनाया है, बट एक बार देख लेते हैं इसको। तो बिल एंड होल्ड में क्या होगा? यहाँ पर कंट्रोल विदाउट पोजेशन। तो मानो एक कस्टमर है जो कि यहाँ पर एक मशीन को आपसे खरीदता है 31 दिसंबर को, और इसके लिए पेमेंट कर देता है और टाइटल एक्सेप्ट कर लेता है। हाउएवर उनके पास जगह नहीं है कि वो वेयर हाउस में इसे रख पाए, तो वो आपसे बोलते हैं कि आप अपनी इस मशीन को भी कुछ टाइम के लिए अपने वेयर हाउस में रख लो, लेट अस से 2 हफ्ते के लिए। तो फिजिकल पोजेशन किसके पास है? आपके पास है। लेकिन जो कंट्रोल है वो कस्टमर का है, वो 2 हफ्ते से पहले भी इसे निकालना चाहेगा, निकाल सकता है। तो यहाँ पर आप इसको अपने रेवेन्यू बुक में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इसलिए फिजिकल पोजेशन हमारे लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मान लो कि आपने 100 लैपटॉप्स किसी भी अपने डीलर को शिपिंग की। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने 100 लैपटॉप भेजे तो एग्रीमेंट ये कहता है कि डीलर केवल तभी पे करेगा जब आप यहाँ पर लैपटॉप को एक फाइनल कंज्यूमर को सेल कर देते हो। अगर आप उसे नहीं बेचते हो
तो डीलर आपको ये वापस दे सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर लेनोवो के लैपटॉप्स थे और हमारे पास में क्रोमा में ये सेल हो रहे थे। अगर लेनोवो यहाँ पर क्या होगा, वो ये बोलता है, आपकी जो डीलिंग है कि अगर क्रोमा ये 100 लैपटॉप बेच नहीं पाता, लेट अस से 50 बेच दिए, 50 बचे, तो वो वापस क्रोमा को ये लेनोवो को वापस बेच सकता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अनलेस कि फाइनल कंज्यूमर्स जो थे उनके पास ये 100 लैपटॉप पहुंच गए। तो यहाँ पर कंट्रोल हमारा ट्रांसफर हो जाता है। एंटिटी के पास में यहाँ पर एक राइट टू पेमेंट होगी, कस्टमर के पास में लीगल टाइटल होगी टू द एसेट। एंटिटी यहाँ पर हमारा फिजिकल पोजेशन मिल सकता है, कस्टमर के पास में सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रहेंगे और उसने इस एसेट को एक्सेप्ट भी कर लिया होगा। क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ पर AS9 से क्या डिफरेंस है समझ में आ गया। रिस्क एंड रिवॉर्ड की जगह अब हम कंट्रोल ऑफ द प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एक्स एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है ताकि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को यहाँ पर एक बंडल्ड प्राइस में बेच पाए 1 लाख के। अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की बात करें, प्रोडक्ट ए 40,000 का था और प्रोडक्ट बी 85,000 का था, तो रिवेन्यू मुझे एलोकेट करना है टू द प्रोडक्ट बी। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए, वो है 1 लाख का। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस टोटल कितना है, तो वो आपका 40,000 प्लस 85,000 दैट इज 1,25,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया होगा, हमने 25,000 का डिस्काउंट दिया होगा, तभी तो ये 1 लाख का बैठा है। अगर हम ऐसा कोई चीज बंडल में जा रही है तो वो जो टोटल डिस्काउंट है वो 25,000 का है, अनलेस की कोई एविडेंस है कि ये जो हमारा डिस्काउंट है ये किसी एक प्रोडक्ट के पास है। अगर इन्होंने बोला होता कि प्रोडक्ट बी पर हम 25,000 का डिस्काउंट देते हैं तो बात अलग होती, लेकिन अगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है तो इंड एस बोलता है कि आपको ये जो डिस्काउंट है ये प्रपोर्शनेट वे में अप्लाई करना होगा इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वापस से कैसे करोगे, आप देखोगे कि भाई रिवेन्यू हमें बी से कितना मिल रहा है, तो वो हमारे पास ट्रांजेक्शन प्राइस इनटू हमारा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस फॉर बी अपॉन टोटल एसएसपी, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन प्राइस कितना था, 1 लाख था। 85,000 रुपीज यहाँ पर हमारे बी का सेलिंग प्राइस था और 1 लाख हमारा जो पूरा बंडल का था, सॉरी 1,25,000 हमारा टोटल एसएसपी का आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी टोटल एसएसपी आएगा, मैंने गड़बड़ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर कर रिवेन्यू जो है वो निकाल लेंगे, तो आपके पास में ये 1 लाख इंटू समथिंग आएगा। एक बार देख लेते हैं कितना आना चाहिए, तो ये आपके पास 68,000 आ जाएगा। ओके, तो जो रिवेन्यू हमने अलोकेट करा प्रोडक्ट बी में वो करा 68,000। अच्छा, तो यहाँ पर 1 लाख का 68% हो गया, तो मतलब जो बाकी बचा हुआ 32% है वो कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा प्रोडक्ट ए के पास में जो रिवेन्यू अलोकेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास में जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस था हमें वो ध्यान में रखना है, हमें टोटल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या होगा इनटू हमारे पास जो बंडल था उसका प्राइस क्या रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है, अगर हमने प्रोडक्ट ए को 40 और यहाँ पर प्रोडक्ट बी को 60 रखा होता तो हम एंटायरली डिस्काउंट जो है वो हमारे प्रोडक्ट बी पर लगा देते, जो कि हमारी मार्जिन्स को डिस्टॉर्ट कर देता, हमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट दे रहा है। तो इंडियस क्या बोलता है कि जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसमें आपको एंटिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एंटाइटल किया जाए ईच डिस्टिंक्ट गुड के लिए, ठीक है। तो पूरा रिवेन्यू जो आपने रिकॉग्नाइज किया अब आपको यहाँ पर कितना मिलेगा और यहाँ पर कितना मिलेगा अलग अलग लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ताकि एक बिल्ड करें ब्रिज को, कस्टमर कंट्रोल करते हैं एसेट को जैसे ही क्रिएट होता है। अंडर इंड एस 115 एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारी सेटिस्फाई की जा रही है एट अ पॉइंट इन टाइम जब ब्रिज फिनिश हो गया, ओवर टाइम जब हमारे पास रिवेन्यू हमारी प्रोग्रेस के ऊपर बेस्ड होगा, प्रोग्रेस कितनी हो गई, only when cash is received, only when legal title passes at the time of the safety फाइनल सेफ्टी इंस्पेक्शन। तो बताओ उसका टाइम क्या होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था, WIP में जाएगा आपका, तो कंट्रोल जो है एसेट के पास होगा जब वो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को यहाँ पर कब सेटिस्फाई करेंगे, जब यहाँ पर रिवेन्यू हमारी
प्रोग्रेस के ऊपर बेसिस के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट अजम्पशन है वो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है, जब हमारी जॉब डन हो गई। लेकिन हमें रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू को देखो, जो डिफॉल्ट अजम्पशन है, अजम्पशन कब मिल रहा है, जब हमारे पास में ब्रिज कंप्लीट हो गया, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है मुझे अपनी बुक्स में, उस रेवेन्यू को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ओवर द टाइम जाना होगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मीनिंग है इसका कि हमारे पास में कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो होगा। तो 3 क्राइटेरिया होते हैं ओवर टाइम रिकॉग्निशन के लिए। ओवर टाइम रिकॉग्निशन के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हैं। कौन कौन से हैं, पहला बताओ, साइमल्टेनियस रिसिप्ट एंड कंजम्पशन। साइमल्टेनियस रिसिप्ट एंड कंजम्पशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो कस्टमर है उसको बेनिफिट मिलेगा जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हो। मीनिंग यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड सर्विस या फिर एक डेली क्लीनिंग, ये सब इनकी करवा सकते हैं ये। कंट्रोल ड्यूरिंग क्रिएशन में क्या होता है, जो कि हमें अभी क्वेश्चन में भी पूछा गया है। देखो, अगर यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस है तो आपको जैसे जैसे सर्विस मिलती जा रही है वैसे वैसे आप कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि एक हमने एक ब्रिज बनाया, बिल्ड किया, गवर्नमेंट की लैंड या यहाँ पर एक घर बनाया, कस्टमर जो प्लॉट खुद से ऑलरेडी यहाँ पर ओन कर कर रखते थे, तो आप यहाँ पर एक बिल्डर हो जो कि पूरा यहाँ पर आधा बना हुआ घर या आधा बना हुआ ब्रिज तो सेल कर नहीं सकते हो, ठीक है, किसी और को या फिर इन्हीं को। तो ऐसे में क्योंकि ये हमारे कस्टमर के पास या हमारी गवर्नमेंट का ब्रिज होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर कंट्रोल जो है एसेट का वो तो आपको मिलेगा जब कस्टमर को, जब ये कंप्लीट हो गया। लेकिन जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है प्रोग्रेस के साथ में चलेगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है नो ऑल्टरनेटिव यूज या फिर प्लस राइट टू पेमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो सो दैट यहाँ पर जो स्पेसिफिकली कि कस्टमर का सॉफ्टवेयर है या फिर एक स्पेशलाइज सैटेलाइट है जो कि हमारे कस्टमर के कहने पर हमने, एक जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होते हैं तो आप किसी और को तो भेज नहीं सकते, कस्टमाइज्ड है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास एक लीगल राइट है कि अगर कस्टमर इसकी पेमेंट नहीं करता है या बीच में बोल दे आपका पैसा लग गया, बीच में बोल दे अब नहीं चाहिए, तो आपके पास लीगल राइट है कि आपको पेमेंट मिलनी चाहिए जितना, जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सी कंडीशन करेक्ट हो रही है, ओवर टाइम जब हमारे पास ब्रिज है। समझ में आ गया। So since the customer controls the asset it is created or the asset has no alternative use, the entity has a right to payment, तो revenue हमारा over the time recognize होगा। नेक्स्ट जाते हैं, टैक लिमिटेड सेल्स 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टू अ रिटेलर फॉर 50 रुपीज पर यूनिट। 1000 यूनिट्स बेची हैं और हर एक यूनिट यहाँ पर 50 रुपीज पर यूनिट है, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि अगर रिटेलर परचेज करता है मोर देन 2000 यूनिट्स इन अ ईयर, तो जो प्राइस होगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली आपका 45 रुपीज हो जाएगा। मीनिंग जो पहले आप यूनिट्स बेच चुके हो उस पर भी 45 रुपीज लगेंगे। तो टैक लिमिटेड यहाँ पर एस्टिमेट करे कि 90% चांस है कि ये जो रिटेलर हैं ये 1000 से ज्यादा यूनिट्स यहाँ पर लेंगे, 2000 यूनिट से ज्यादा लेंगे, सॉरी। तो जो ट्रांजेक्शन प्राइस होगा वो यहाँ पर कौन सा यूज करना है, फॉर इनिशियल 1000 यूनिट्स। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, अब इसे हम इंडिया 115 के अकॉर्डिंग जाएंगे, जिसमें कि ये बोलते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, वेरिएबल कंसिडरेशन का। बहुत ज्यादा इंडिया से क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चंस में से, 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आई थिंक जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना सफिशिएंट होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करें, क्योंकि प्राइस आपका फिक्स्ड नहीं है 50 रुपए पर और ये कंटिजेंट है ऑन फ्यूचर वॉल्यूम, तो यहाँ पर 5 रुपीज का पर यूनिट हम डिस्काउंट दे रहे हैं,
ठीक है। तो ये हमारे लिए वेरिएबल कंसिडरेशन है कि अगर आगे जाकर, अभी तो 1000 का हमारे पास में यहाँ पर ऑर्डर है, आगे जाकर 2000 का आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 रुपीज का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो अगर मैं 5 रुपीज का डिस्काउंट देने ही वाली हूँ तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल कंसिडरेशन लेते हैं। तो टैग लिमिटेड एस्टिमेट करेंगे कि भाई फाइनल प्राइस जो है वो यहाँ पर क्या होगा। तो इनके पास दो मेथड्स होते हैं इस चीज को एस्टिमेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक बाइनरी आउटकम है कि यहाँ पर या तो वो टारगेट को हिट करेंगे या तो नहीं हिट करेंगे। तो एक आउटकम हमारा क्या है कि भाई 90% हम श्योर हैं कि टारगेट को हिट कर लेंगे, तो ये मोस्ट लाइकली अमाउंट होगी, इसीलिए मोस्ट लाइकली आउटकम रखेंगे हम इसको कि भाई यहाँ पर 2000 से ज्यादा हमारा आउटपुट ऑर्डर चला जाएगा, तो जो रिजल्टिंग प्राइस हमें रखना है वो 45 रखना होगा। अब आ जाओ कंस्ट्रेंट क्या अप्लाई होता है। अच्छा, तो इंड एस 115 क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करते हो जब यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी है। क्या हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक सिग्निफिकेंट यहाँ पर रिवर्सल जो है वो बाद में नहीं होगा। मतलब अगर 50 रुपए का यहाँ पर आपने आज ऑर्डर प्लेस करवाया है और टारगेट यहाँ पर आपने हिट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 5000 रुपीज रिवर्स करने पड़ेंगे। मान लो 2000 यूनिट्स बिकी, राइट, तो यहाँ पर 1000 यूनिट्स तो आपने कितने की बेची होंगी, 1000 यूनिट्स तो आपने यहाँ पर 50 की बेची होंगी। मतलब यहाँ पर आपके पास में 5000 का अमाउंट आपको रिवर्सल करना होगा। तो क्योंकि 90% चांसेस यही है कि भाई आपको यहाँ पर 2000 का टारगेट पुट कर लिया जाएगा, आप अचीव कर लोगे, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप इस 5000 को आज रेवेन्यू दिखाओ। आज यहाँ पर आप इसको रेवेन्यू नहीं दिखाओगे, आप केवल जो यहाँ पर 5000 रुपए आपने एक्स्ट्रा कैश की तरह कलेक्ट करे हैं उनको एक रिफंड लाइबिलिटी की तरह दिखाओगे। आप इसे अपनी बुक में 5000, क्योंकि आपने 1000 में बेचा सामान, 50 यूनिट्स थी, आपने टोटल 50,000 रुपए यहाँ पर कलेक्ट करे, लेकिन 45,000 तो आपने रिकॉर्ड कर लिए। जो रिमेनिंग 5000 हैं उनको आप कहाँ दिखाओगे अपनी बुक में, उन्हें आप रिफंड लाइबिलिटी की तरह दिखाओगे। तो कैसे आपकी जनरल एंट्री बनेगी वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर या तो आपको बैंक अकाउंट में पैसा आएगा या तो कैश में आएगा, तो हम बैंक अकाउंट मान लेते हैं। बैंक अकाउंट क्या होगा आपका, 50,000 रुपए से डेबिट होगा, है ना। अब रिवेन्यू हमें जो ऑपरेशन से मिल रहा है उसमें हमारे पास में, ठीक है, 45,000 रुपीज हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। इनकम क्रेडिट होती है और रिफंड लाइबिलिटी बन रही है हमारी, एक रिफंड लाइबिलिटी अकाउंट होगा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 5000 रुपए से इसको क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया किस तरीके से आपकी जनरल एंट्रीज बन रही हैं। चलो आज अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। अंडर इंड एस 115 वेरिएबल कंसिडरेशन एस्टिमेटेड होता है मोस्ट लाइकली अमाउंट या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, और यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो थ्रेशोल्ड है वो हम मीट कर पाएंगे। तो जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो हमें 45 यहाँ पर रखना होगा ताकि एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल हमें फ्यूचर में ना करना पड़े। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट अभी बताया था, इंड एस 115 के अंडर रिवेन्यू जो है वो हमारा केवल कब रिकॉग्नाइज हो सकता है। देखो अगर आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं ना एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, इसीलिए मैं वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की हाई है। और मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली फंसने ही वाले हैं। तो आप ना इनको रिवाइज कर लेना अगर कर पाओ 2 बार, ठीक है, इसीलिए चैप्टर वाइज कर रहे हैं कि जितना पढ़े उतना ऐसा पढ़े कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि द प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली एज बिलोंगिंग टू द कस्टमर। प्रोडक्ट हमारा रेडी है फिजिकल ट्रांसफर के लिए टू द कस्टमर। एंटिटी कैन नॉट यूज द प्रोडक्ट और डायरेक्ट इट टू द अनदर कस्टमर। कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड द अरेंजमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कैसे होगा, तो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट में क्या हो रहा था, यहाँ पर आपने बिलिंग की जब कस्टमर की, ठीक है, और यहाँ पर गुड्स को अपने वेयर हाउस में रखा, तो कंपनीज यहाँ पर इन्फ्लेट ना कर दे अपनी सेल्स को प्रिटेंडिंग कि वो गुड्स को यहाँ पर होल्ड कर रही है फॉर कस्टमर्स। एक कॉमन फ्रॉड टेक्निक होती है। आपने कभी चैनल स्टफिंग के बारे में सुना है। चैनल स्टफिंग यही होती है आपकी
कि यहाँ पर ना गुड्स तो बेच दिए थे, लेकिन कुछ समय के लिए अपने वेयर हाउस में रखने पड़े, तो यहाँ पर आपने उसको अपनी इन्वेंट्री में दिखा दिया, अपनी इन्फ्लेट कर दी बैलेंस शीट्स को, ठीक है, जबकि वो आपका गुड्स नहीं है, वो तो किसी और का है। तो इंड एस यहाँ पर हमें 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो ये वाले हैं, इन सभी को मीट करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट जो है वो सब्सटेंटेड होनी चाहिए, मीनिंग कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है क्योंकि उनके पास वेयर हाउस स्पेस नहीं है। फिर प्रोडक्ट हमारा आइडेंटिफाई होगा सेपरेटली एज ये हमारे कस्टमर को बिलोंग करता है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो करेंटली रेडी है फिजिकल ट्रांसफर के लिए, और यहाँ पर जो एंटिटी है उसके पास में एबिलिटी नहीं है कि वो इस प्रोडक्ट को यूज कर पाए, मतलब जो कंपनी है वो इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल क्राइटेरिया आइडेंटिफिकेशन, रेडीनेस, इनेबिलिटी टू यूज एंड कस्टमर रिक्वेस्ट, ये हमारे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी है जिसने की एक मशीन बेची है 10 लाख रुपए के लिए 1 अप्रैल 2024 में, और जो कस्टमर है वो यहाँ पर 12.1 लाख रुपीस का इसको पे करेंगे 31 मार्च 2026 में, 2 साल के बाद एक्चुअली। तो जो इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन 1 अप्रैल 2024? तो यहाँ पर देखो हमारे पास में थोड़ा सा ना ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी कैसे है? तो यहाँ पर ना हमारे पास में प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ऑल्दो आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो वो है नहीं, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि होता क्या है। आज जो 1 रुपया है उसकी वैल्यू कल कम हो जाएगी, नेटवर्थ। यहाँ पर कैसे देखो, अगर हम आज से 10 साल पहले देखेंगे तो जो सामान हमें 1 रुपए में या 10 रुपए में मिल पाता था, लेट अस से हमारे पास चॉकलेट, मैगी, कोई भी एक चीज ले लो जो आप बचपन में खाते थे, तो वो आपको आज तो नहीं मिल रही है ना। अगर पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ही लेंगे तो आई थिंक 4 रुपीज का आता था, जिसमें से बहुत सारे बिस्किट्स आते थे। अब यहाँ पर अगर 4 रुपीज वाला पैकेट लेकर भी आओगे, मुझे पता नहीं 4 रुपीज का आता है या नहीं आता, शायद 5 का हो गया है, तो वो भी आपका क्या होगा, उसमें आपको बिस्किट्स फिर भी कम मिलेंगे। पैकेट तो मिल रहा है लेकिन पैकेट का साइज कम हो चुका है। तो ये होता है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, कि जो नेटवर्थ हमारे 1 रुपए की आज है वो कल नहीं होगी। तो अब हमारे पास में यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो हमारे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट से रिलेटेड है, जिसमें कि ये बोलते हैं कि जब एक सिग्निफिकेंट गैप आ जाता है, यूजुअली हम इसको 1 साल से ज्यादा का लेते हैं, कि हमारे पास गुड्स जो है वो ट्रांसफर कब हो रही हैं और हमारे पास में जो पेमेंट है वो कब रिसीव होगी। तो इंडिया 115 बोलता है कि आपको ट्रांजेक्शन को सेपरेटली 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कैश सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। जो अमाउंट कंज्यूमर आपको पे करता अगर वो आज ही पेमेंट कर देते इस मशीन की, कितनी, 10 लाख रुपए। और एक हमारी इंटरेस्ट इनकम, तो यहाँ पर आपके पास 2.1 लाख रुपीस की इंटरेस्ट इनकम हो गई। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल फ्यूचर पेमेंट हमें मिल रही है ओवर द क्रेडिट पीरियड, वो हमारे पास में कितनी है, 2.1 लाख रुपीस है, राइट। तो यहाँ पर अब आपको इसे रिकॉर्ड कैसे करनी होगी वो भी देखो। तो फ्यूचर में जो पेमेंट आएगी, फ्यूचर में पेमेंट आने वाली है हमें 12.1 लाख रुपीस, लेकिन व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस फ्यूचर पेमेंट, मीनिंग हमें जो वो नेट वर्थ है वो समझनी है। तो वो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास में प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। अब ये हमारे पास 12.1 लाख रुपीस फ्यूचर पेमेंट आएगी, ठीक है, अपॉन 1 + r टू द पावर n। तो यहाँ पर r हमारे पास क्या है, 0.10 हो गया, और टाइम हमारे पास 2 साल का है। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ईयर 1 में अगर देखोगे आप, ईयर 1 में इंटरेस्ट कितना लगा, 10% लगेगा 10 लाख के ऊपर। तो हमारे पास में कितना अमाउंट आ रहा है, 11 लाख, और 11 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो ये 12.1 लाख रुपीस हो गए, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है, 0.10 है टू दी पावर 2, क्योंकि 2 साल के लिए रहेगा। तो अगर आप इसको आंसर निकालोगे तो आपके पास इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 10 लाख रुपए ही आएगी, समझे। तो हम जो सोच रहे हैं ना कि हमें फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलने वाला है, हम कहीं और इन्वेस्ट करते या कुछ भी करते उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी रहेगी। तो मतलब फ्यूचर में आज से 2 साल बाद 12.1 लाख रुपीस कितने हो जाएंगे,
10 लाख रुपए ही रहेंगे, ठीक है, नेटवर्थ उतनी ही रहेगी। समझ में आ गया? जैसे पहले जो 10 रुपए की हमें चॉकलेट मिलती थी, सॉरी, पहले जो 5 रुपीज की डेयरी मिल्क मिलती थी, वो अब हमें 10 रुपए की मिलती है। तो यहाँ पर आज के 10 रुपए लास्ट कुछ 10 साल पहले, 15 साल पहले के 5 रुपए के बराबर थे। तो वही बात है कि जो फ्यूचर में 12.1 लाख रुपीस मिल रहे हैं, वो हमें आज के 10 लाख के बराबर ही नेटवर्थ रखेंगे। आया समझ में? तो यहाँ पर रेवेन्यू हमारा कैश सेलिंग प्राइस पर रिकॉग्नाइज होगा और जो डिफरेंस है उसे हम इंटरेस्ट इनकम की तरह शो करते हैं। तो ये आपको एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमें चीजों को चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से रिलेटेड है। तो ये बोल रहे हैं कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट यहाँ पर ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी। तो यहाँ पर हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बारे में पूछा गया है। व्हाट आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट? तो यहाँ पर वो कॉस्ट जो कि एक एंटिटी इनकर करती है, जो एक एंटिटी को यहाँ पर लगानी पड़ रही है ताकि एक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले, ठीक है, कि यहाँ पर इट वुड नॉट हैव इनकर्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन ऑब्टेन्ड। तो बेसिकली अगर हमारी डील हमसे लूज हो जाती है, हम लॉस कर देते हैं इसका, तो क्या हमें स्टिल पेमेंट करनी है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स कमीशन। तो सेल्स कमीशन यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंटल है, हम इसे कैपिटलाइज करते हैं, एक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। और अगर यहाँ पर हमारे पास में डील लूज करने के बाद में भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि हम घूमने गए है ना, एक डील के लिए हम घूमने गए थे, किसी होटल में रुके, तो हमें पेमेंट तो करनी पड़ेगी। या फिर हमने प्रपोजल को यहाँ पर ड्राफ्ट करा था, तो लीगल हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे, तो ये हमारे लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, रेदर ये हमारे लिए एक एक्सपेंस बन गए। समझ में आया? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में मुझे किसी को सेल्स कमीशन पे करना था, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो सेल्स कमीशन तो पे नहीं करना, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट में आ गया। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो भी मुझे कुछ पैसे तो खर्च करने पड़े, जैसे मुझे जाना पड़ा था उनसे मिलने के लिए, शायद किसी होटल में रुकना पड़ा हो, एक हफ्ते की मीटिंग्स चल रही है हमारी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर हम जैसे पिच करते हैं ना आइडिया वगैरह, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ जाती है इन फ्यूचर। तो वो सारी चीजों में क्या होता है, पिच करने के बाद में, ऑफ कोर्स नॉट द डे ऑन द विच हम पिच कर रहे हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनते हैं कि किस तरीके से एसेट्स, हमारी जो इक्विटी होगी वो और पेमेंट्स होंगी वो हम शेयरिंग करेंगे, तो उन सब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं वो लीगल टाइटल्स बनते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कैपिटलाइज करना होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को, लेकिन जो हमारे यहाँ पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है उसको हम एक्सपेंस कर देते हैं। और अगर यहाँ पर आपके पास में कैपिटलाइजेशन हुआ तो अमोर्टाइजेशन भी करना होगा। कैपिटलाइज हो रहा है मतलब कि ये मेरे लिए क्या है, एक एसेट की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, और अगर कोई एसेट है तो यहाँ पर उसको फॉरएवर तो रखेंगे नहीं, इसको हमें अमोर्टाइज करना होगा ओवर द पीरियड, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं कस्टमर को। तो मान लो 10,000 कमीशन आपने पे करा 3 साल के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि एक ही साल में पूरा 10,000 दिखा देते हो, आप रेदर क्या करोगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, राइट? तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास में एसेट को हमने रफली इस तरीके से क्या करा है, हमने इसको यहाँ पर एक्सपेंस करा है। तो रिकॉग्नाइज करा एक एसेट 10,000 रुपए का, और यहाँ पर 3,333 रुपए हर साल यहाँ पर अपनी अमोर्टाइज कर दिए। तो इंडिया 115 क्या करता है, ये एक शॉर्टकट देता है कि अगर अमोर्टाइजेशन पीरियड जो है एसेट का वो 1 साल या उससे कम का है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एंटिटी जो है वो एक्सपेंस कर देगी कॉस्ट को इमीडिएटली व्हेन इनकर्ड। तो हमें जब भी ये कॉस्ट लगी हैं उनको हमें खर्चे की तरह भी दिखा सकते हैं। तो एक बार कैपिटलाइज और एक्सपेंस का आपको समझा दूं थोड़ा सा। देखो, कैपिटलाइज वर्सेस एक्सपेंस में कौन सी कॉस्ट कहाँ जाएगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, जैसे कि सेल्स कमीशन है, पे हमने की जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हुआ, कैपिटलाइज, ठीक है। कॉस्ट टू ऑब्टेन, यहाँ पर हो सकता है बिड कॉस्ट लगी हो, ट्रैवल किया हो, प्रपोजल राइटिंग की हो, एक्सपेंस।
कॉस्ट हमारी टू फुलफिल डायरेक्ट लेबर मटेरियल, तो यहाँ पर ये हमारे अदर स्टैंडर्ड्स के अंदर हम कवर नहीं कर रहे हैं। और जनरल या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जैसे कि सीईओ हो गई, सैलरी हो गई, वो हमें देखनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरह की कॉस्ट रहती हैं जिन्हें हमें कैपिटलाइज या अमोर्टाइज करना एक्सपेंस की तरह शो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन Ind AS 115 5 स्टेप मॉडल? Identify the contract, identify performance obligations, determine the transaction price, assess the creditworthiness of the buyer और allocate the transaction price। तो आंसर क्या होगा? assess the creditworthiness of the buyer। तो यहाँ पर बायर जो है वो चेक तो करेगा कि क्या आपको पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर 5 स्टेप जो हमें बताई गई हैं हमारे 5 स्टेप मॉडल में वो अलग हैं। वो क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखो, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई ये हमारे पास में यहाँ पर डील है या नहीं है, और यहीं पर हम क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक कर लेते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेप, नॉट द मेन स्टेप, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। फिर दूसरी हमारी होती है कि हमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देखनी है कि क्या डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर हम प्रॉमिस कर सकते हैं। जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स को नोट्स प्रॉमिस किए थे सेबी के, राइट, यहाँ पर, और वो जो नोट्स थे वो ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस से रिलेटेड थे, लेकिन फिर यहाँ पर जो हम एमसीक्यू क्लासेस लेने लग गए इसके भी नोट्स हमने आपको प्रॉमिस कर दे दिए, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक इंक्रीमेंटल सर्विस आपको प्रॉमिस जो नहीं की थी वो भी हमने आपको प्रोवाइड करी, लेकिन जो यहाँ पर नोट्स, मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स हम आपको देने वाले थे 10 मॉक टेस्ट फेज 2 के लिए, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम देखेंगे। फिर ट्रांजैक्शन प्राइसेस कि कितना हमें यहाँ पर पे किया जा रहा है, तो ये डिटरमिन करनी है हमें। अलोंग विद दैट यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस हमने डिटरमिन करे, अब इनको अलोकेट करा जाएगा। तो स्प्लिट करेंगे इनको अलग अलग गुड्स और सर्विसेज में, जैसे हमने देखा था ना, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बाई सॉरी बी। फिर यहाँ पर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है जब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्रेडिट वर्दीनेस जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेप, नॉट द मेन पार्ट। तो यहाँ पर इसे कैसे याद कर सकते हो? कोपर कर याद कर लो। Ind AS 15 का 5 स्टेप मॉडल, कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशन, प्राइस डिटरमिन करना है, अलोकेट करने में स्प्लिट करना है और रिकॉग्नाइज करना है, तो रेवेन्यू को बुक करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक बायर ने रिक्वेस्ट करी है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी डिलेड, बट एक्सेप्ट कर रहे हैं बिलिंग और टाइटल। अब जो गुड्स हैं वो हमारी ऑन हैंड हैं और आइडेंटिफाइड हैं, तो एज पर AS 9 रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? तो यहाँ पर बिल एंड होल्ड सेल से रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में क्या बोला गया है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में बोला जाता है कि जब प्रॉपर्टी हमारी या जो गुड्स हैं वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं तभी हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिलीवरी अगर पोस्टपोन कर दी गई बायर के रिक्वेस्ट पर, तो रेवेन्यू हमारा टाइम ऑफ सेल के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाता है जब टाइटल हमने पास करा और बिलिंग को एक्सेप्ट करा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड की गुड्स हमारी ऑन हैंड है, आइडेंटिफाइड है, बायर ने स्पेसिफिकली यहाँ पर रिक्वेस्ट करा है डिले के लिए, और बायर ने टाइटल को यहाँ पर ले लिया है और बिलिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ये 3 कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो फिर हम यहाँ पर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि एट द टाइम ऑफ सेल जब बिलिंग हो रही है, इवन डिलीवरी अगर पेंडिंग है, तो भी रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आपको क्या समझ में आया? Ind AS 15 और 115 और AS 9 में क्या डिफरेंस है? देखो, AS 9 जो है वो फोकस किस पर कर रहा था कि रिस्क, रिवॉर्ड और टाइटल, लेकिन Ind AS यहाँ पर जो बात करता है वो बात करता है कंट्रोल के ऊपर। यहाँ पर बिल एंड होल्ड जो था वो हमारे लिए इजियर था, अगर बायर ने रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, हम इसको दिखा देंगे, ठीक है, रेवेन्यू को बुक कर लेंगे। यहाँ पर हमें रीजन आइडेंटिफिकेशन, रेडीनेस और कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं हो, ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम लीगल फॉर्म, टाइटल इसकी तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर हम सब्सटेंस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक कार हमने सेल की इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, कैश प्राइस हमें 5 लाख रुपए मिला, टोटल इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट हमें 6 लाख मिलेंगी, अमाउंट जो पे की गई है साइनिंग के टाइम पर वो 1 लाख है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 व्हाट इज द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड एट द डेट ऑफ सेल? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बोलता है कि जब गुड्स आपने सेल कर दी हैं एक्सटेंडेड क्रेडिट बेसिस पर, मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो हमारे पास ट्रांजैक्शन में दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं। एक तो हमने सेल किया गुड्स का, और एक फाइनेंसिंग सर्विंग की, भाई हमने किसी को पैसा जो है वो उधार दिया है और उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी मिल सकती है जो कि कस्टमर हमें बाद में पे करता रहेगा। तो अब हम यहाँ पर रिवेन्यू हमारी सेल से जो आ रहा है उसको तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जो कैश प्राइस था 5 लाख रुपए का, उसको तो हमने डे 1 में ही रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम हमें यहाँ पर मिलने वाली है, राइट, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो टोटल इंस्टॉलमेंट 6 लाख रुपए की है। जो कैश प्राइस था वो हमारा 5 लाख रुपए था। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 1 लाख रुपए हमारे लिए इंटरेस्ट पेमेंट है। तो वो जो 1 लाख रुपए हैं वो हम यहाँ पर डे 1 में नहीं लेकर जाएंगे जैसा कैश प्राइस को करा, रेदर इसको हम डिवाइड कर देंगे ओवर द टाइम एज इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑफ सेल में हमारे पास क्या जाएगा? 5 लाख रुपए जाएंगे। और हमारे पास में एंट्रीज कैसे बनेंगी ये भी बताओ। तो देखो कैश में पैसा आया, इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है कि अमाउंट आपने जो पे की 1 लाख रुपए की, तो वो 1 लाख रुपीज हो गया। अब यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो बेसिकली ये आपके लिए क्या है? यहाँ पर आपने जो क्रेडिट दिया है, क्रेडिट आपने कितने अमाउंट का दिया? वो आपने 4 लाख रुपए का दिया। और यहाँ पर जो सेल्स का रेवेन्यू हुआ, सेल्स आपकी कितनी हुई है? 5 लाख रुपीस की हुई है। तो ये हमारे डे 1 जिस दिन हमने सेल की उस दिन हमें शो करना होगा। 1 लाख अमाउंट जो थी वो हमारे पास में डेबिट हो गई, रेस्ट हमें इंस्टॉलमेंट्स में आएगी और 5 लाख रुपए की हमारी सेल्स हुई है। आ गया समझ में किस तरीके से हमें इसे शो करना होगा ऑन द डेट ऑफ सेल। चलो आगे बढ़ते हैं। Goods are sent to a customer on sale or return basis. No time limit is fixed. The customer retains the goods for a very long time without approving or rejecting. What is when is revenue recognized? जो तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमने क्या करा, गुड्स को सेंड किया है ऑन कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, और कोई भी टाइम लिमिट जो है वो हमारी फिक्स नहीं है। कस्टमर रिटेन कर रहे हैं गुड्स को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट अप्रूविंग और रिजेक्टिंग। तो रिवेन्यू आपका कब रिकॉग्नाइज होगा? आफ्टर अ रीजनेबल टाइम हैज elapsed। कैसे? देखो यहाँ पर सेल या रिटर्न का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेल ऑन अप्रूवल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कैसे रिकॉग्निशन होता है कि रिवेन्यू हमें देखना होगा कि कौन सी एक कंडीशन हमारी जो है वो पहले हो जा रही है। तो 3 कंडीशंस है, 3 में जो भी पहले हो जाए। फॉर्मल एक्सेप्टेंस हो गया, अब यहाँ पर कस्टमर ने बोल दिया कि भाई मैं ले रहा हूँ इस प्रोडक्ट को। अडॉप्शन हुआ ट्रांजेक्शन का, कस्टमर जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि ओनरशिप इंप्लाई हो रही है कि कस्टमर की हो गई, जैसे कि गुड्स उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को बेच दी या उनको कंज्यूम कर लिया। तीसरा कि यहाँ पर वो रिटर्न ही नहीं कर पाए हैं। टाइम लिमिट फिक्स की गई थी कि आपको अगर यहाँ पर सामान रिटर्न करना है तो अगले 15 दिन में कर सकते हो, आपने की नहीं, तो यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा कि ये जो सामान है वो अब आपका है। अगर कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बहुत लंबे समय के लिए रख लिया, ना अप्रूव करा ना रिजेक्ट करा, तो ऐसे में जब रीजनेबल टाइम इलाप्स हो जाता है बिना कस्टमर के रिटर्न किए गुड्स को या फिर नोटिस ऑफ रिजेक्शन दिए हुए, तो हम इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हमारा 10 लाख रुपए का है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 6 लाख की है, कॉस्ट जो अभी तक इनकर की गई वो 3 लाख की है। प्रेपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में समझाया था। अब ये पूछ रहे हैं कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे बताया था, फॉर्मूले वगैरह सब बताया था इसका मैंने आपको। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, बताओ क्या देखना है हमें,
क्या लिख रही हूं मैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, ठीक है, और टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितनी है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें निकालना है। टोटल कॉस्ट कितनी बताई है एस्टिमेटेड उन्होंने, 6 लाख रुपए की। कॉस्ट अभी तक कितनी इंकर हो चुकी है, 3 लाख रुपए हो चुकी है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 50% काम हो चुका है। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो रेवेन्यू के लिए मुझे फॉर्मूला याद करो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनटू रेवेन्यू आपका, सॉरी यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होगा। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए का हमारे पास में टोटल का वो था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और 50% काम कंप्लीट हो चुका है। तो 10 लाख का 50% 5 लाख हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंप्लीशन याद है, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन में क्या कर रहे थे, जब सर्विसेज यहाँ पर परफॉर्म की जा रही हैं इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो रिवेन्यू हमारा जैसे जैसे वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है वैसे वैसे रिकॉग्नाइज करते हुए चलेंगे। और अगर कंप्लीटेड सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर सर्विस हमारी कोई सिंगल या सब्सटेंशियली सिंगल एक्ट रख रही है, जैसे एक मशीन को रिपेयर करना है, तो रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू 0 जब तक कि पूरा का पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। एक जिम है जिसने एक मेंबरशिप चार्ज की है, फी चार्ज की है, जो कि एंटाइटल कर रही है मेंबर को कि वो जिम फैसिलिटीज यहाँ पर यूज करें और एक मंथली हेल्थ मैगजीन रिसीव करें थ्रू आउट द ईयर। एक साल में, जब अभी न्यू ईयर आया था 1 जनवरी को, आप लोग गए यहाँ पर जिम में, आपने पूरी की पूरी मेंबरशिप ले ली, डिसाइड करा कि अब तो हम यहाँ पर पूरे साल आएंगे। उन्होंने भी बोला एक मंथली हेल्थ मैगजीन भी मिलेगी और जिम फैसिलिटीज भी 1 साल के लिए यूज कर पाओगे। तो अब इस फीस को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, तो यहाँ पर आप इसको रिकॉग्नाइज करते हो सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस पर ओवर द ईयर। तो जब हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन होता है किसी भी सर्विस का, तो एक फी हमारे पास कस्टमर को एंटाइटल करती है कि वो हमसे इन सर्विसेज को लेंगे, ठीक है, या फिर पब्लिकेशंस को ओवर अ टाइम। तो रिवेन्यू हम यहाँ पर एक ही दिन में सारा रिकॉग्नाइज नहीं करते, ओवर द पीरियड कर रहे होते हैं, और जो अर्निंग प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर होता रहता है। जैसे जैसे हमारी मैगजीन डिलीवर हो गई, ठीक है, या फिर हमने यहाँ पर अपने आप को बेसिकली अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो जिम जो है वो डेफर करेगी रेवेन्यू को, रिकॉग्नाइज इसे मंथली बेसिस पर करेगी या जो भी रैशनल बेसिस इनको लगता है। आगे समझ में। तो यहाँ पर एक हमारे पास में फी होती है एंट्रेंस फी, कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो एक अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना होगा। वन टाइम चार्जेस होते हैं फॉर द प्रिविलेजेस ऑफ ज्वाइनिंग, तो कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन तो नहीं है, इसको अभी के अभी रिकॉग्नाइज कर लो। और जो मेंबरशिप फी है वो यहाँ पर पेमेंट आपको कंटिन्यूइंग यूज करना है फैसिलिटीज या सर्विसेज का। मैं काम करूं, जो इतनी अच्छी अच्छी ई बुक्स दे रही हूँ, मुझे अभी दिमाग में आइडिया आया है, इसके ऊपर आप लोगों के लिए 50 रुपए की मेंबरशिप फी लगा दूं, एंट्रेंस फी, तभी हमारे उस पर रजिस्टर। नहीं, मजाक कर रही हूँ, मेरे को बहुत तेज हंसी भी आ रही है, मजाक भी मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अपने जोक्स पर बहुत हंसी आती है, चाहे वो कितने भी कीजे लगे आपको। If the membership fee entitles the member to service or publications to be provided during the year, it should be recognized on a systematic and rational basis. Okay? हाँ, थक गए। चलो 14th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। An advertising agency produces a commercial and also books the media slot for it. When is the media commission recognized? कब यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा? तो हमारे पास में AS9 में ना एक अपेंडिक्स दे रखी है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं। तो यहाँ पर आपको सेपरेट करते हैं रेवेन्यू एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का 2 बकेट्स में, ठीक है। तो इनको 2 तरह के रेवेन्यूज हम लेकर चलते हैं, एक होता है प्रोडक्शन रेवेन्यू और एक होता है मीडिया कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमारे पास कोई एजेंसी है जो कि 2 अलग अलग सर्विसेज यहाँ पर हमें दे रही है, तो रिवेन्यू भी हम इसको डिफरेंट टाइम्स पर लेकर चलेंगे। हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, आप यहाँ पर एक एजेंसी हो जो कि सोशल मीडिया एक्ट करती है, डिजिटल मार्केटिंग करती है, वो वाली एजेंसी। तो पहले आपका प्रोडक्शन रेवेन्यू, आपने एक एड बनाया, उसको फिल्मिंग की, डिजाइनिंग की, राइटिंग की, तो रेवेन्यू जो होगा जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तुरंत यहाँ पर प्रोडक्शन फीस। फिर आता है मीडिया कमीशन,
अब यहाँ पर आपको टीवी, रेडियो या फिर आपको जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पर एड्स पुश किए जाते हैं। आप देखते होंगे यूट्यूब पर कभी-कभी कोई-कोई वीडियो आपके सामने 2-4 बार आ जाती है यहाँ पर। तो वो क्या होता है कि हम लोगों ने मैं नहीं करती, मैंने अभी तक किया नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन एक फीचर होता है यूट्यूब में कि हम उस वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। एज़ अ कस्टमर आपको पता नहीं चलेगा, वो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं शो करती है, ठीक है? तो यहाँ पर किया नहीं है, मैंने कसम से नहीं किया है। कभी कुछ लोग सोचेंगे, अच्छा इन मैम की वीडियो तभी हमारे सामने आती है। नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया है। तो इतने पैसे नहीं कमाती मैं आप लोगों से कि ऐसे उड़ा दूँ। तो रिकॉग्नाइज़ करते हैं व्हेन द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स बिफोर द पब्लिक, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसे रिकॉग्नाइज़ कब करते हैं? जब एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपीयर करेगा बिफोर द पब्लिक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में यही आपका आंसर भी हो जाएगा, व्हेन द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स बिफोर द पब्लिक। तो एएस 9 में कुछ हमारे पास में स्पेशल केसेस होते हैं। एक बार फटाफट से बता देती हूँ। इंश्योरेंस एजेंसीज और कमीशन, जो कि हमें इफेक्टिव कमेंसमेंट या रिन्यूएबल डेट जब हमारी आती है उसमें हमें लेकर चलना है। जब इफेक्टिव कमेंसमेंट हुआ या रिन्यूएबल रेट पर। अगर फाइनेंस सर्विस फी है तो वन टाइम सर्विस, तुरंत यहाँ पर जैसी सर्विस परफॉर्म की तुरंत आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। अगर ये ओवर द टाइम है तो जो कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ होगी उसमें इसको आप डिवाइड कर लोगे। जैसे 1 साल है तो 12 बार कर लिया। ट्यूशन या एजुकेशन फी है तो इसे ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको लेकर डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if at the time of raising a claim it is unreasonable to expect ultimate collection, accounting standard 9 states that revenue recognition should be recognized with a provision for bad debts, postponed, recognized as a contingent asset, or recognized in other comprehensive income, or it must be ignored completely। तो क्या होगा बताओ जल्दी से आंसर। इसका आंसर होगा पोस्टपोन। तो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, एएस 9 बोलता है कि भाई देखो, जब आपकी अनसर्टेनिटी अगर डिपेंड कर रही है तो हमें कुछ चीजें देखनी होंगी। 2 सिनेरियोज होते हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 बोलता है अनसर्टेनिटी एट द स्टार्ट, मतलब कि यहाँ पर जब आप बुक कर रहे हैं सेल को या क्लेम को, आपको पता है कि अभी तो कलेक्शन यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि होगा तो ये अनरीजनेबल है, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी या तो बैंकरप्ट है या तो क्लेम ही आपका डिस्प्यूटेड है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को आप पोस्टपोन कर देते हो, आप एंट्री को बुक नहीं करते हो जब तक कि अनसर्टेनिटी हट नहीं जाती। दूसरा, आपने रिकॉग्नाइज करा और फिर अनसर्टेनिटी आई, तो आपने रेवेन्यू बुक करा था जनवरी में इस महीने, ठीक है, और जो अनसर्टेनिटी आपके सामने आई लेट अस से मार्च में आ गई, तो कस्टमर यहाँ पर रिफ्यूज कर देंगे पेमेंट के लिए। आप डिलीट या रिवर्स नहीं कर रहे हो ओरिजिनल एंट्री को, रेदर आप एक प्रोविजन बनाते हो जो हमारे बैंक बेचारे बनाते हैं फॉर बैड डेट्स, ठीक है। और ये आपका बैड डेट्स का प्रोविजन बनता है जिसको फिर आप राइट ऑफ कर देते हो अगर पेमेंट आप रिसीव नहीं कर पाए। तो वो जो देखते हो ना राइट ऑफ कितने एनपीएस करे, तो वो यहीं से एक प्रोविजन बनाया आपने, उसमें कुछ पैसे जो आपको मिलने थे मिलेंगे वो सब आप यहाँ पर शो करते हो। So if at the time of raising of any claim it is unreasonable to expect ultimate collection, revenue recognize हमारा postpone हो जाएगा। दोनों सिनेरियोज याद हो गए, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 16 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कंपनी ए ने एक एसेट बेचा है कंपनी बी के पास में और कंकरेंटली एग्री करते हैं इसको बाद में रीपरचेज कर लेंगे, और जो रीपरचेज प्राइस होगा उसमें हम कवर करेंगे ओरिजिनल प्राइस प्लस इंटरेस्ट को। सो एएस 9 यहाँ पर ट्रीट करेंगे इस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से, ये आपको बताना है। दो सेपरेट सेल्स ट्रांजेक्शन, एक सेल और एक परचेज, एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, एक ऑपरेटिंग लीज की तरह या फिर एक कंसाइनमेंट सेल की तरह। तो बताओ क्या आंसर होगा। देखो सब्सटेंस ओवर फॉर्म याद है आपको, सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रिंसिपल, इसमें क्या था कि हमारे पास में यहाँ पर जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो माइट भी ये बोले कि हम सेल और रीपरचेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक रियलिटी क्या है कि हमारे पास जो रिस्क और रिवॉर्ड्स हैं, कंपनी ए ने जब यहाँ पर ठीक है सेल करा है रिस्क और रिवॉर्ड्स को ओनरशिप के पास में, जो ओनरशिप के रिवॉर्ड्स थे यहाँ पर दूसरे ओनर को, तो यहाँ पर ये इसको चाहे बायबैक कर रहे हैं लेकिन ये यहाँ पर स्टिल केयर करेंगे
कि जो एसेट की वैल्यू ड्रॉप हो रही है या फिर राइज हो रही है। मतलब सेलर ने एक बार फाइनल कंज्यूमर को दे दिया होता है, फिर उसको टेंशन नहीं होती कि भाई एसेट का प्राइस क्या जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इनको कंसिडरेशन में है ये सारी चीजें। ऑल्सो जो कैश फ्लो है, तो कंपनी एक रिसीव करेगी कैश फ्लो और यहाँ पर ज्यादा कैश बाद में पे करेगी, ओरिजिनल और इंटरेस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लोन है वो हमारे पास यही तो होता है कि हमने किसी से पैसा लिया, बोरो करा, फिर उसका पैसा भी वापस करा, साथ में इंटरेस्ट भी वापस करा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक लोन का बन गया। तो हम इसको सेल्स रेवेन्यू की तरह कैसे दिखा रहे हैं, जो कैश हमें मिला, एक कंपनी ए को जो कैश मिला है वो इसको यहाँ पर एक लाइबिलिटी की तरह दिखाएंगे जो इनको वापस पे करनी है, एक सिक्योर्ड लोन। और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा सेलिंग प्राइस और रीपर्चेज प्राइस में, वो इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा। तो मान लो ए ने सेल किया बी को, ठीक है। अब यहाँ पर ए ने जब बी को सेल किया तो लेटस से 100 रुपीज में करा, फिर यहाँ पर बी से इन्होंने वापस इसको खरीदा। जब वापस इन्होंने बाई करा बी से, तो वो लेटस से कि 110 रुपीज में करा, तो 10 रुपए तो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस बन गया और 100 रुपीज जो है वो मेरे लिए यहाँ पर मेन अमाउंट बन गया। समझ में आ गया? चलो तो यहाँ पर हम इसे कैसे दिखा रहे हैं, एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट की तरह दिखा रहे हैं, एक लोन की तरह शो कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an insurance agent renews a policy for a client on 1st January. When should the agent recognize the commission revenue? तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, हमने किसी को एक यहाँ पर पॉलिसी भेजी जो कि रिन्यू कराई गई है और इस पर यहाँ पर कुछ कमीशन अर्न करा। तो इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन में हम क्या करते हैं, रिवेन्यू जो होगा वो हमारा सब्सटेंशियली कंप्लीशन के अकॉर्डिंग जाएगा। तो जो इंश्योरेंस एजेंट है उनके लिए उनकी जॉब क्या है कि वो यहाँ पर फैसिलिटेट करें सेल या फिर रिन्यूअल पॉलिसी का। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहले जैसे ही पॉलिसी हमारा जो कस्टमर थे, लेट अस से मिस्टर ए हमारे कस्टमर थे, इन्होंने जैसे ही पॉलिसी यहाँ पर रिन्यू कर ली, तुरंत ही यहाँ पर हमारे पास में जो एजेंट था उनका काम कंप्लीट हो गया और वो अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्वेश्चन होता तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिकॉग्नाइज करती प्रीमियम रेवेन्यू को ओवर द लाइफ ऑफ दिस पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं एवरी डे पूरे एक साल के लिए, तो यहाँ पर जितने हमारे पास में 365 डेज के लिए इस रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। तो इंश्योरेंस कमीशन हमारा इफेक्टिव डे ऑफ कमेंसमेंट से जाता है। अगर शिपिंग है या फिर क्लियरिंग फॉरवर्डिंग है तो शिपमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी, और स्टॉक ब्रोकिंग कमीशन जो होता है वो ट्रेड डेट पर ही दे दिया जाता है। तो इसके लिए आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑन द इफेक्टिव रिन्यूअल डेट ऑफ द पॉलिसी। आ गया समझ में? नेक्स्ट आ जाओ, एक कॉलेज ने फी कलेक्ट करी है 3 साल के सेमेस्टर कोर्स की अपफ्रंट में, अब इस रेवेन्यू को ये कैसे रिकॉग्नाइज कर रही हैं? तो यहाँ पर हमें मैचिंग प्रिंसिपल जो था ना वो यूज करना होगा। तो एजुकेशन क्या है, एक सर्विस है जो कि हमारा जो कॉलेज है वो 3 साल के लिए यहाँ पर पे करने वाला है। अब यहाँ पर जो कॉलेज है वो फी को अर्न कर रहा है जो कि स्टूडेंट को यहाँ पर एवरीडे पढ़ा रहे हैं, ना ही कि केवल एडमिशन। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने हमारा कोर्स ले लिया बात खत्म, हम आपको मॉक टेस्ट भी देते हैं, पीडीएफ्स भी देते हैं, कोई क्वेरीज कोई कमेंट्स आते हैं उसको यहाँ पर रिजॉल्व भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इवन दो जो कैश है वो कलेक्ट कर लिया गया अपफ्रंट, इसको हम रिवेन्यू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, प्रपोर्शनेटली हमारे 3 साल में किया जाएगा। तो बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो देखो जो पैसा मुझे एडवांस में मिल गया वो पैसा मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, और जो पैसा मैं एडवांस में किसी को देती हूँ वो मेरे लिए एसेट हो जाता है। तो जो यहाँ पर ईयर 2 और ईयर 3 के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आई, एडवांस जो हमने रिसीव किया, वो हमारे लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास में जो भी अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो उसे हम ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। आ गया समझ में किस तरीके से ये होगा? चलो नेक्स्ट जाते हैं। रेवेन्यू अगर एंट्रेंस फी से मिल रही है फॉर अ क्लब, मैंने आपको समझाया था कि 1 टाइम होता है ये हमारे पास में, राइट?
तो यहाँ पर अगर हमें एक बार में रेवेन्यू जो है वो एंट्रेंस फी से मिलता है तो उसको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास में अपेंडिक्स AS9 का था, ये उसी में से क्वेश्चन उठाया था मैंने कि एक क्लब या फिर कोई सिमिलर इंस्टीट्यूशन का हम जनरली कैपिटलाइज करते हैं, डायरेक्टली इसको कैपिटल फंड या हमारी जो है बैलेंस शीट की उसमें ऐड कर देते हैं और ये हमारी रेवेन्यू इनकम बन जाती है, क्योंकि ये हमारे लिए वन टाइम कंट्रीब्यूशन है जो न्यू मेंबर हमें देते हैं और ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अगर हमारी एनुअल मेंबरशिप होगी तो वो एक रेवेन्यू इनकम में जाती है और लाइफ मेंबरशिप है तो वो कैपिटलाइज की जाती है। समझ में आया? तो जब हमारे पास केवल एंट्रेंस फी होगी तो उसको हमने कैपिटलाइज कर दिया, कंट्रीब्यूशन है परमानेंट कैपिटल या कॉर्पस ऑफ द क्लब के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे पास में अगर इनको मेंबरशिप दी हमने 1 साल की तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो एक रेवेन्यू इनकम होगी और इसको हम यहाँ पर रनिंग कॉस्ट की तरह शो करते हैं। अगर हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फी हमने दी तो उसमें एक प्री पेमेंट जो होगी वो एक लाइफ टाइम ऑफ सर्विस हमें देगी। यूजुअली हम इसको कैपिटल फंड्स या फिर अमोर्टाइज कर लेते हैं ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। आ गया समझ में? तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने कुछ कॉस्ट फॉर्मूला देख लिए यहाँ पर हमारे, इसके अलावा हमने यहाँ पर कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया, 5 स्टेप मॉडल के बारे में पढ़ लिया, वेरिएबल कंसिडरेशन के बारे में पढ़ लिया, सेल ऑफ गुड्स, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल केसेस हमने देख लिया, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस और क्लब के, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम। डिविडेंड इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, कब डिविडेंड इनकम को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जब हमारे पास राइट टू रिसीव जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा रूल होता था आपका, वर्बैटिम रूल, जिसमें कि क्या बोलते हैं, ये हमारा इंडियस में भी लगता है, ठीक है, इंडियस 115 में भी लगता है, ऐसा नहीं है कि केवल AS9 का है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में कैश जो है वो हम रिसीव करेंगे जैसे ही यहाँ पर स्टैब्लिश होगी, राइट। तो जब शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे कि डिविडेंड पे किया जाएगा, और ऐसा ही कब करते हैं, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में, तो फाइनल डिविडेंड्स के लिए हमारी राइट टू रिसीव यहाँ पर डिविडेंड एस्टैब्लिश हो गई। अच्छा, अगर इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे होते तो क्या करते आप, तो यहाँ पर ये तब होगी जब BOD हमारा ये डिक्लेयर कर लेता है कि भाई कुछ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना होता है कि अगर हमारे पास में इंटरिम डिविडेंड है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब इसे डिक्लेयर करेंगे तब एस्टैब्लिश होती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर अदर इनकम की, तो अदर इनकम में हमारे पास एक इंटरेस्ट होता है, एक रॉयल्टीज और एक डिविडेंड्स होते हैं। अगर इंटरेस्ट होगा तो टाइम प्रपोर्शन पर है, अगर रॉयल्टीज हैं तो अक्रूअल बेसिस पर जाते हैं, मीनिंग यहाँ पर रिकॉग्नाइज इसको जो भी हमारी एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग होगा कि भाई कितनी परसेंट सेल हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें रॉयल्टी मिलती है। और डिविडेंड जैसे किसी ने बुक पब्लिश करवाई और बुक सेल हो रही है तो कितनी सेल हुई उसके अकॉर्डिंग रॉयल्टीज दी जाती हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग फ्रेंड्स सीरीज आती है ना नेटफ्लिक्स पर, तो रॉयल्टीज वहां पर सभी को दी जाती है, जितने भी एक्टर्स थे, जितनी भी कास्ट थी, है ना। तो यहाँ पर वो कैसे जाती है कि कितनी बार उस मूवी को पूरे साल में देखा गया है, अकॉर्डिंगली उनको रॉयल्टीज पे की जाती हैं। अच्छा, डिविडेंड्स की बात करें तो यहाँ पर सिंगर्स को भी रॉयल्टीज दी जाती है। इंडिया में थोड़ा कम कॉन्सेप्ट है रॉयल्टीज का सिंगर्स के लिए, बट बाकी कंट्रीज में तो बहुत अच्छे से दी जाती है। इसके अलावा राइट टू रिसीव, तो डिविडेंड्स में हमारे पास में जब ओनर की राइट हमारी स्टैब्लिश हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए ने कुछ गुड्स भेजी हैं बी के पास में, जो कि बी यहाँ पर एक कंसाइनी है। बी ने 60% गुड्स यहाँ पर ए को सेल करी, तो यहाँ पर रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो कंसाइनमेंट अरेंजमेंट हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक कंसाइनर होते हैं जो कि प्रिंसिपल कहलाते हैं या तो ओनर कहलाते हैं, और बी जो कंसाइनी है वो एक एजेंट होते हैं जिनको हम कंसाइनी भी बोलते हैं। कंसाइनी, देखो जब भी आपके पास OR लिखा हो, ड्रॉअर, तो यहाँ पर जो सप्लायर था, राइट, जिसने बिल बनाया, अगर यहाँ पर आपके पास कंसाइनर लिखा है तो कंसाइनर का मतलब हो गया कि जिसका सामान था। अगर लेजर लिखा है, जिसने लीज पर सामान दिया, लेजर, तो ओनर हो गया उस जमीन का या उस प्रॉपर्टी का या उस मशीन का, एयरक्राफ्ट का। तो ये याद रखना, इस तरीके से आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जब ए ने सामान बेचा बी के पास में तो ये सेल नहीं कहलाएगी, वेदर यहाँ पर हमारी जो लोकेशन थी, पहले ए के पास सामान था अब बी के पास चला गया, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हमारे पास में ट्रांसफर हो गया और ए के पास में लीगल टाइटल है, रिस्क है कि भाई देखो अगर लैपटॉप का पूरा कंसाइनमेंट होता तो टेक्नोलॉजी पुरानी हो सकती थी, ऑब्सोलीन्स का रिस्क आ जाता और रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर हमारे पास ए को ही मिलने वाले हैं। तो जो रिवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज केवल तभी होगा जब बी सारे गुड्स को सक्सेसफुली बेच देता है किसी भी हमारे कस्टमर को जो कि एक थर्ड पार्टी है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर पूछा गया है कि किस तरीके से करना होगा। तो बी ने जो सेल की 60% गुड्स, राइट, उनको हमें कैसे देना है और 40% को हमें कैसे देना होगा। तो केवल 60% गुड्स जो हमारी सेल की गई हैं उनको तो यहाँ पर ये अपनी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट द अनसोल्ड 40%? एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएगा, ये जो अनसोल्ड 40% है इसका क्या हुआ। तो जो रिमेनिंग 40% गुड्स हमारे बी के साथ रहती हैं वो इन्वेंट्री बन गई, ठीक है, और ये हमारे पास में स्टॉक विद कंसाइनी इस हेड के अंडर जाती हैं, स्टॉक विद कंसाइनी, और इनकी जो वैल्यूएशन होगी वो कॉस्ट प्लस जो भी प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जैसे कि फ्राइट, इंश्योरेंस हमारे पास में हुए जब हमने बी के पास ये सामान बेचा। आ गया समझ में। तो कंसाइनमेंट हम क्या कर रहे हैं, कंसाइनमेंट में एजेंट सेल कर रहा है थर्ड पार्टी के पास में। अगर सेल यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सपायरी यहाँ पर हो गई, ऑफ टाइम या अडॉप्शन हो गया तो फिर हम इसको सेल्स मान लेते हैं, अदरवाइज ये रिटर्न में आ गया। इंस्टॉलमेंट में सेल की गई तो यहाँ पर कैश प्राइस को रिकॉग्नाइज करेंगे, बाकी इंटरेस्ट ओवर टाइम हो जाएगा। बिल एंड होल्ड में क्या कर रहे थे, अपॉन बिलिंग जब टाइटल और गुड्स हमारी जो है वो हमने यहाँ पर पास कर दी, आइडेंटिफाई कर ली कस्टमर के नाम पर। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखा जाता है कि कितना हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ। एक कंपनी ने एक हैवी मशीन यहाँ पर सेल की है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन होगा बायर की साइड में। मशीन डिलीवर की गई मार्च 25 में, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ था अप्रैल 10 में। अब यहाँ पर रेवेन्यू आपका कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो ये बताओ आपका कैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रीड करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो कैसे होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 ये कहते हैं कि अगर इंस्टॉलेशन मशीन का सिंपल सा है, ठीक है, जैसे कि टीवी लगाया घर पर और उसको यहाँ पर प्लग इन कर देखना शुरू कर दिया, तो रिवेन्यू आपका डिलीवरी के टाइम पर ही रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, ठीक है, जैसी डिलीवरी कंप्लीट हुई रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। अगर इंस्टॉलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई हैवी मशीन है जिसमें कि हमें कैलिब्रेशन करना है, असेंबल करना है इसके पार्ट्स को, इंटीग्रेशन करना है टू द वर्क, ठीक है, और साथ में यहाँ पर अगर मान लो हमें टेस्टिंग भी करानी पड़ी, तो रेवेन्यू हमारा तब होगा जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो अंटिल द कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन इज फिनिश्ड कस्टमर इसको एसेट को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट रिस्क है कि भाई मशीन जो है वो काम नहीं करेगी, और यहाँ पर इसीलिए हम कंट्रोल हमारे पास कब तक नहीं दे रहे हैं एसेट का, जब तक कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। आ गया समझ में। तो यहाँ पर कंपनी ने जब हैवी मशीन को बेचा तो कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन थी, डिलीवर हुई मार्च में, लेकिन इंस्टॉलेशन हुआ अप्रैल 10 में, तो हम अप्रैल 10 में ही इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो क्या क्या चीजें याद हो गई अभी तक। स्टैंडर्ड रिटेल साइज में डिलीवरी के ऊपर रिकॉग्निशन ट्रिगर होता है, जैसे बायर ने कंट्रोल इमीडिएटली ले लिया। कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन है तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि तब तक एसेट ना यूजेबल है और ना एक्सेप्ट किया गया। अगर अप्रूवल है सेल्स या रिटर्न का, तो एक्सेप्टेंस जब हो गई या जो हमारा रिटर्न टाइम था वो एक्सपायर हो गया या रीजनेबल टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, तो रिस्क तब तक हमारे सेलर के पास रहता है क्योंकि, और कंसाइनमेंट में जब तक हम थर्ड पार्टी को ये सामान नहीं बेच देते। हो गया। कितने अच्छे से सारा रिवीजन हो जा रहा है ना कॉन्सेप्ट का, इसीलिए बोल रही हूँ एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पूरा रिवीजन हो जाएगा। नोटबुक में थोड़े से अपने नोट्स बना लेना, क्विक रिवीजन कर लेना, एग्जाम क्लियर। ए मैगजीन पब्लिशर, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना मैम ये आपकी जो यूट्यूब वीडियोस है सफिशिएंट है नहीं है, आप खुद से पढ़कर बताओ सफिशिएंट नहीं लगती हैं क्या, किसी पेड कोर्स में इससे थोड़ा ज्यादा करा रहे हैं तो मुझे बता दो, मैं वो भी करा दूंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं पर्टिकुलर सर या मैम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इससे ज्यादा हमें दे रहे हैं, कोई भी अगर आपको 10 मॉक टेस्ट से ज्यादा दे रहा है फेज 2 के लिए तो बता दो मुझे, या फिर आप लोगों को इस तरह से
कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम पर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं, एमसीक्यू क्लासेस भी मिल रही हैं। मैं वो मैराथन्स नहीं ला रही हूँ जो आपके 100 क्वेश्चंस कवर करे, मैं वो मैराथन्स ला रही हूँ जो कम से कम यहाँ पर हर टॉपिक के 15 से 30 क्वेश्चंस कवर करे, सो दैट पूरा कॉन्सेप्ट एमसीक्यू से रिवाइज भी हो जाए और क्वेश्चंस भी वहीं से फंसेंगे एग्जाम में, समझ रहे हो। वरना अगर मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट पर एक मैराथन लेनी होती 100 क्वेश्चंस की, आसानी से हो जाती, कोई मेहनत भी नहीं लगती। अभी तक तो मेरे 2-3 मैराथन्स कंप्लीट भी हो जाते, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। और मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड भी कर रही हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। चलो नेक्स्ट जाते हैं। एक मैगजीन पब्लिशर रिसीव करते हैं 1200 रुपीज फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। मैगजीन यहाँ पर इक्वल वैल्यू की है, रेवेन्यू हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना होगा? स्ट्रेट लाइन बेसिस पर करेंगे, इमीडिएटली कर लेंगे, 1200 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पर करेंगे, या सब्सक्राइबर जब रिन्यू कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर करते हैं। कैसे होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर टाइमिंग जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पब्लिकेशंस के लिए वो डिपेंड करती है कि आइटम कब हमारे पास से चले गए हैं, ठीक है। तो अगर कोई मैगजीन है, जनरल्स हैं, तो यहाँ पर सिमिलर होंगी वैल्यू में। रेवेन्यू हमारी स्ट्रेट लाइन बेसिस पर जाती है कि भाई हमारे पास में अगर 1200 रुपए हमने रिसीव करे 12 महीने के लिए, तो 100 रुपए पर मंथ की मैगजीन होगी, ठीक है। तो हमने 100 रुपीज हर महीने के रेवेन्यू पर लगा दिए। अनइक्वल वैल्यू है, अगर वैल्यू हमारे आइटम्स में जो वैल्यू है, जैसे कोई स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन आया, राइट, इस तरह की कोई चीज है तो उसकी वर्थ ज्यादा हो गई रेगुलर मंथली इशू से, तो रेवेन्यू हमारा सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट जाते हैं। इंटरेस्ट रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन, ये क्वेश्चन यहाँ पर ही आ गया, उसके लिए सॉरी। तो इंटरेस्ट रिवेन्यू ये पूछ रहे हैं आपका रिकॉग्नाइज कब किया जाता है? तो यहाँ पर रिसिप्ट बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर, टाइम प्रपोर्शन बेसिस, टेकिंग इनटू अकाउंट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड रेट एप्लीकेबल, डेट ऑफ द लोन एग्रीमेंट या द मैच्योरिटी डेट ऑफ द डिपॉजिट। बताओ कब होगा? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था टीवीएम का कॉन्सेप्ट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम का अपना यहाँ पर वर्थ होता है, हमारी 1 रुपए की वर्थ कम हो जाती है फ्यूचर में। तो इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास में रेंट होता है एक तरीके का, जो कि आपने पैसा यूज करा उसके लिए आपने पे करा। तो क्योंकि बोरोअर यहाँ पर उस पैसे को एवरीडे यूज कर रहा है, तो जो हमारे पास लेंडर होगा वो भी इंटरेस्ट को हर दिन यहाँ पर अर्न कर रहा है। तो अगर हमारे पास कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट आप यहाँ पर केवल प्रिंसिपल के ऊपर अर्न कर रहे हो, जो कि यहाँ पर वो आपको वापस देते हैं, ठीक है। तो टाइम प्रपोर्शन हमें कैसे लेना होता है? देखो टाइम प्रपोर्शन हमें कैसे लेना होगा, उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू डेज अपॉन 365, ठीक है। ये हम डे बेसिस पर लेकर चल रहे हैं, आगे समझ में। तो टाइम पर हमारा कितना पास होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर स्ट्रिक्टली अपना अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है वो निकाल रहे होते हैं। अच्छा, ये ड्यू बेसिस क्या होता है ये बताओ? इसका मतलब होता है कि जब बैंक आपको बोल रहा है कि पे अप एंड ऑफ द क्वार्टर में, लेकिन अंडर द अक्रूअल कॉन्सेप्ट, आपको अक्रूअल कॉन्सेप्ट याद है, मैंने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में यूनिट में करवाया था कि अगर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड होगा मार्च 31 में, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपको जून 30 में मिलना है, तो हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट हमारी बुक में, ठीक है, क्योंकि हम ड्यू डेट का वेट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक कंपनी ने गुड्स बेचे हैं, लिस्ट प्राइस 10,000 रखा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 5% का कैश डिस्काउंट दिया है, जो कि केवल तब पे किया जाएगा, दिया जाएगा कैश डिस्काउंट अगर जो पेमेंट है वो आप 7 दिन के अंदर कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि रेवेन्यू हम किस तरह से इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे। अब आपको यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट, आप सेल लग रही थी, आप मार्केट में गए या फिर आप मॉल में गए, वहां पर आपने एक शॉप देखी, वहां पर आपने लिखा हुआ देखा कि फ्लैट सेल अप टू 10% ऑफ या 25% ऑफ। ट्रेड डिस्काउंट है, सामान लेने जाओगे जो भी एमआरपी थी उस पर 25% ऑफ मिल गया। कैश डिस्काउंट का मतलब है कि अगर पेमेंट आपने अगले 7 दिन में कर दी तो ये रिबेट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो रेवेन्यू हम किस पर रिकॉग्नाइज करते हैं? हमेशा फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर अगर मान लो लिस्ट प्राइस मेरा 10,000 है और ट्रेड डिस्काउंट मेरा यहाँ पर 10% है, तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा तुरंत के तुरंत हमारे
क्या हो रहे हैं, डिडक्ट हो जा रहे हैं। तो 10%, 10,000 का 1,000 रुपीज कट हो गए, 9,000 रुपए हमारे पास हो गए। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। तो रिवेन्यू भी हम इसी पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर आप पूछेंगे मैम कैश डिस्काउंट क्यों नहीं हमने रिकॉर्ड करा? ये फाइनेंशियल इंसेंटिव था जो कि मैं यहाँ पर अपने बायर को दे रही हूँ कि अगर यहाँ पर ये फ्यूचर में मुझे पेमेंट टाइम पर दे देते हैं तो एट द टाइम ऑफ सेल तो मैं 9,000 ही शो करूंगी। अगर इन्होंने जल्दी पेमेंट कर दी और वो जो 450 रुपए थे वो यहाँ पर मैं फिर एक एक्सपेंस की तरह शो कर दूंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैश डिस्काउंट हमारे पास प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है कि भाई जल्द से जल्द पेमेंट हो जाए, और ये हम यहाँ पर जब पेमेंट होगी तभी डिस्काउंट ऑफर करेंगे, ना कि पहले से कर कर रखेंगे। और इसको सेपरेटली एक खर्चे की तरह रिकॉर्ड कर कर चलते हैं। ऑल्सो यहाँ पर इसको हम रेवेन्यू से डिडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, वैसे तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, मतलब आपके सिलेबस में इतना स्ट्रांगली नहीं आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर भी बता रही हूँ मैं। अगर एक कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि भाई कस्टमर जो है वो कैश डिस्काउंट लेगा, तो हम वेरिएबल कंसिडरेशन का जो मैंने आपको तरीका बताया था ना, फिर वो इसके अंडर भी यहाँ पर जा सकते हैं और रेवेन्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में ऐसा नहीं करते हैं। तो इन केस इस तरह के क्वेश्चन में इंडिया 115 दे दिया तो वेरिएबल कंसिडरेशन लेना, वरना कैश डिस्काउंट में देंगे नहीं आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी ना चैलेंजिंग एप्लीकेशन फेज 2 लेवल की आपकी आएगी, जिसमें से मतलब अगर मान लो मेरा ये मानना है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई कर दें, बहुत हाई डिफिकल्टी लेवल तब की जाती है जब फेज 1 में कुछ ज्यादा ही बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसे में किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं वो देखना। अब थोड़ा सा मतलब मैं ऐसी क्लासेस नहीं लाती हूँ, डिजाइन करती हूँ इसको टाइम लेकर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक कस्टमर ने एक कस्टम मेड शिप लिया, शिप 90% कंप्लीट हुआ ईयर एंड में। अंडर AS 9 सेल ऑफ गुड्स रूल फॉर स्पेशल ऑर्डर या शिपमेंट रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हो रहा है? अब ऑप्शन अपने आप रीड करो, वीडियो पॉज करो, आंसर करो, सोचो। मैं इतने आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, तो जब हम एक शिप बिल्ड करते हैं तो वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आ रहा था। ठीक है, जिसमें कि हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज करते हैं और रिकॉग्नाइज करेंगे 90%। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से जाना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू है वो तब रिकॉग्नाइज होता है जब प्रॉपर्टी जो है गुड्स में वो हमने बायर को ट्रांसफर कर दी। लेकिन अगर कोई स्पेशल ऑर्डर है तो स्पेशल ऑर्डर में अगर कस्टम मेड गुड्स हैं, हम किसी और को इनको नहीं बेच सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सेल हमारे टेंजिबल एसेट की देखी जाती है। तो जब तक शिप फिनिश नहीं हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, आइडेंटिफिकेशन और रेडी, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑनरशिप के जो होते हैं वो बायर को नहीं दिए जाते। और जो अर्निंग प्रोसेस है वो हमारी कंप्लीट केवल तब मानी जाएगी जब गुड्स को हम हैंडओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जाएंगे जब शिप हमारा मैन्युफैक्चर, आइडेंटिफाई और रेडी हो गया। 90% प्रपोर्शनेटली यहाँ पर काफी लोगों ने सोचा होगा, तो वो क्यों यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया, क्योंकि ये AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता है या फिर इंड AS 115 के अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया, AS 9 का क्वेश्चन दिया है। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे इस क्वेश्चन में, जितना मैं समझती हूँ बहुत ही कम लोगों का करेक्ट हुआ होगा। जिसका करेक्ट हुआ क्वेश्चन 26 मुझे बताना। चलो नेक्स्ट जाते हैं। एक रिटेलर है जिन्होंने गुड्स बेचे हैं विद एन अनलिमिटेड राइट ऑफ रिटर्न। कंपनी के पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है कि भाई कितने रिटर्न्स आ सकते हैं, या फिर हिस्टोरिकल डेटा होता है कि पास्ट डेटा जिसके हिसाब से मैं करंट ट्रेंड समझने की कोशिश करती हूँ, एनालाइज करती हूँ या एस्टिमेशन करती हूँ। तो रेवेन्यू कैसे लेकर जाओगे? तो यहाँ पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या था? एंटिसिपेटेड लॉसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आर इग्नोर्ड। तो यहाँ पर अब अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे रिकॉग्निशन को प्रोहिबिट कर रही है। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन में हमारे लिए तो गोल्डन रूल क्या था कि रिटर्न हमारे पास कब हो सकता है? तो अगर आप एस्टिमेट कर पा रहे हो रिटर्न्स को पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो आप रेवेन्यू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हो, लेकिन एक प्रोविजन बनाते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का।
अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि भाई कोई पास्ट डेटा है ही नहीं, हिस्टोरिकल डेटा, तो यहाँ पर अब रिलायबल वे में तो आप इसको मेजर कर नहीं पा रहे हो कि कितना रिवेन्यू यहाँ पर आपको एक्चुअली अर्न किया, तो पोस्टपोन करोगे एंटायर रिवेन्यू रिकॉग्निशन को जब तक कि अनसर्टेनिटी रिमूव नहीं हो जाती। आ गया समझ में? तो सिंपली गैस वर्क के साथ काम मत करना, एक स्टैंडर्ड परसेंटेज लेकर या कुछ कर कर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक रिलायबल बेसिस के हिसाब से आप जाओगे। आ गया समझ में? तो बताओ इसका आंसर अब क्या होना चाहिए था? ऑफ कोर्स इसको पोस्टपोन कर देंगे जब तक कि रिटर्न प्रिविलेज हमारा एक्सपायर नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not covered by accounting standard 9? Revenue from sale of goods, from interest, government grants, royalties, rendering services। तो यहाँ पर मैंने आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं, ये भी कराया, ये तो मैंने आपको अलग से बताए थे रॉयल्टीज और उसके और सर्विसेज का भी बताया, तो क्या बचा? गवर्नमेंट ग्रांट्स बचा। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो होती हैं एक एंटरप्राइज की, उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 लगता है, और यहाँ पर हम रिवेन्यू अलग अलग तरह के हटा देते हैं, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट्स AS 12 कवर करता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स AS 7 करता है, लीज इनकम आपकी AS 19 में कवर की जाती है, इंश्योरेंस कंपनी रिवेन्यू यहाँ पर हमारा एडा वगैरह अपना कवर कर लेते हैं। ठीक है, A company undertakes a contract to fix a specific bug in a client's server. The job takes 2 weeks. The transaction should likely be accounted for using. अब बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो आपको यहाँ पर बताना है प्रपोर्शनेट कंप्लीशन और कंप्लीटेड सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस है। एक यहाँ पर हमारे पास में बग था जिसको फिक्स करना था, 2 हफ्ते लगे। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो होगा वो हमें किस तरीके से करना है, कौन से मेथड से करना होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना काम, तो कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आएगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस तो हम तब यूज कर रहे थे जब हमारे पास में अलग टाइम पर ये काम कंप्लीट होगा, हमें भी नहीं पता कितना टाइम लग सकता है ना। यहाँ पर तो हमारे पास सब्सटेंशियली सिंगल एक्ट है और उसमें हमने काम कर लिया। तो अगर एक फिक्स करना है बग को तो एक सिंगल डिफाइंड टास्क होगा, जब तक बग हमारा फिक्स नहीं होगा सर्विस डिलीवर नहीं होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि 50% बग हमारा फिक्स हो गया उसका पैसा ले लिया, दैट वुड बी फनी एज वेल, राइट। तो चलो यहाँ पर अब आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्लास कैसी लग रही है ना, थोड़ा लाइक वाइक कर देना, कमेंट में बताना, ठीक है। मजा आ रहा है क्लासेस कवर करने में, थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा होगा कुछ लोगों को कि यार ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा पहले, बट डोंट वरी, ये प्रिपरेटरी फेज है। प्रिपरेटरी फेज चैलेंजिंग फेज होता है, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू एक्चुअली लर्न इन अ वे, आपको रटना भी है और आपको समझना भी है, ठीक है। चलो, इंडिया 115 एक टर्म यूज करता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जिसके बारे में मैंने समझाया था, लेकिन AS 9 जो है वो सेपरेट करता है ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से, बताओ। सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हमारे पास में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं जब रिस्क और रिवॉर्ड्स हमारे ट्रांसफर हो गए सेल ऑफ गुड्स में। सर्विसेज में यहाँ पर हमारे पास में रिवेन्यू हमारा कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि परफॉर्मेंस कैसी थी, और यहाँ पर जो यूज होता है रिसोर्सेज का, इसमें होता है कि यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज, जिसमें कि रिवेन्यू हमें इंटरेस्ट, रॉयल्टीज और डिविडेंड देता है, मैंने सब पढ़ा दिया है आपको। अच्छा, इंडिया 115 यहाँ पर एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है, तो ये गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग सेग्रीगेट नहीं कर रहा है, रेदर ये यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बात करता है, जिसमें कि यहाँ पर हमारे पास में गुड्स और सर्विस कंबाइंड भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, और यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की बात करता है। सो हमारे पास में आज यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, डेप्रिसिएशन के और रेवेन्यू रिकॉग्निशन के इस वीडियो के साथ में, ठीक है। एंड आई होप यहाँ पर लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एज आई सेड, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और लेक्चर शेयर भी कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर आरपी एकेडमी की हम लोग 10 मॉक टेस्ट की सीरीज प्लस यहाँ पर आपके लिए डिस्क्रिप्टिव लाए हैं। डिस्क्रिप्टिव आपको अपने ही उसमें वर्ड या PDF में हमें भेजना पड़ेगा, जो कि आप अपलोड हमारे पोर्टल पर कर सकते हो, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप ले सकते हो। साथ में हम लोग आपके लिए एक ई बुक और लॉन्च कर रहे हैं, तो वो ई बुक आपको अलग से नहीं खरीदनी, अगर आपने हमारी मॉक टेस्ट सीरीज या फिर कोर्सेज खरीदे हैं सेबी के तो आपको वो फ्री मिल जाएगी, अदरवाइज 100-200 रुपए में ज्यादा नहीं रखूंगी उसको मैं, तो वो आपको एसेज में हेल्प कर देगी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगी पूरा।
तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए पूरी एक इंग्लिश की बुक रहेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।